एसेंशियली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत की थी। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया देख लिया एंड वी हैव स्टार्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, खास करके ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के अंदर हमने किस तरह से यूरोपियन पावर्स को सब्जुगेट किया जाता है और ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी किंटू पिंटू चीज़ें हमने देख ली है पहले के क्लासेस के अंदर। प्रेस का डेवलपमेंट, सिविल सर्विसेज का, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके साथ साथ गवर्नर जनरल्स भी देखे थे 1858 तक आते हैं जो भी तक थे, उनका मेन कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स के अंदर। ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स के अंदर दो देखे थे, एक तो आपका 1857 का रिवॉल्ट और आपके सिविलियन, पीजेंट और ट्राइबल रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट का एसेंशियल कारण क्या था वो भी जानने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ मॉडर्न रिस्पॉन्स जो था उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। मॉडर्न रिस्पॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इनटू इकोनॉमिक क्रिटिक एंड टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो हम लोग इकोनॉमिक ड्रेन के बाद उसकी हर बात की जो स्टोरी देख रहे थे। सोशल जस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स बाकी है एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ही हम लोग आज शुरू करेंगे, जिसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और उसकी स्टोरी देखते हैं। ओके, इसके साथ साथ मॉडर्न रिस्पॉन्स टू रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, कांग्रेस का फॉर्मेशन वो भी देखा था। प्री गांधीयन फेज के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, उसके बाद गांधीयन फेज आता है। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर रिवॉल्यूशनरीज का टाइम आएगा, सेपरेटिज्म का टाइम आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी टाइम देखने को मिलता रहेगा। ओके, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स के अंदर हमने मेन जितने भी सिविलियन एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स है वो भी देखे थे। ओके, तो उनके नेचर, एरिया, क्रोनोलॉजी जो भी थी, उसकी बैकग्राउंड, उसके इर्द गिर्द स्टोरी देखी। ट्रेडिशनल क्यों कहते हैं उसके पीछे भी हमने कारण देखे थे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स थे, दे वर नॉट हैविंग द मॉडर्न विजन, दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय द मॉडर्न आइडियाज और दे वर नॉट प्लान्ड, इसके लिए उसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। और ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स हमने ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को करके अलग अलग जगह के अंदर इसके मेन जो रिस्पॉन्सेज थे, वो चाहे सन्यासी रिवॉल्ट हो, आपका हो अपराइजिंग हो, कोल म्यूटिनी हो, कंद अपराइजिंग हो, संथाल अपराइजिंग हो, जितने भी डेवलपमेंट थे वो हमको देखने को मिलते रहते थे। अहोम रिवॉल्ट होगा, पागलपंथी, फराइजी, मुंडा रिवॉल्ट, ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड इनटू द ट्रेडिशनल रिवॉल्ट। वेस्टर्न इंडिया के अंदर भी हुए थे भील अपराइजिंग, कच्छ रिबेलियन, इसके साथ साथ आपके वाघेरा अपराइजिंग, कोली अपराइजिंग, रामोसी अपराइजिंग और सूरत सॉल्ट एजिटेशंस। कोल्हापुर के अंदर जो गडकरी कम्युनिटी थी उन्होंने भी रिवॉल्ट किया था। साउथ इंडिया के अंदर खास करके एक तो राजा ऑफ विजयनगरम, आपका पोलीगार कम्युनिटी का रिवॉल्ट, जो ट्रेडिशनली आपके चीफ्टन्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ आपका दीवान वेलू तंपी, जो सब्सिडरी अलाय बना दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो भी विद्रोह कर देगा। साथ में रंपा रिवॉल्ट भी देखा था। ओके, नॉर्थ के अंदर खास करके दो थे, एक तो था वहाबी, इनके लीडर थे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, और यहाँ पे कुका रिवॉल्ट, जिसे सिंह साहब या भगत जवाहरमल भी कहते हैं, जो पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी के साथ उन्होंने विद्रोह किया था। ओके, सो एसेंशियली यही था पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स था उसका भाग। सेकेंड जो हमने ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स का पार्ट देखा था वो था 1857 का रिवॉल्ट। 10th में 1857 was the date on which the revolt started। 11वीं मई को ये लोग आपके लाल किला के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान प्रोक्लेम कर दिया जाता है। He was proclaimed the emperor of India। ओके, इसके पहले भी हमने देखा कि 1806 के अंदर वेल्लोर के अंदर एक म्यूटिनी हुई थी, जो बहुत ही बड़ी म्यूटिनी बोला जाता है। इसके साथ साथ ये जो म्यूटिनी थे उसके कारण भी हमने जानने की कोशिश की कि खास करके एक तो आपका ग्रीस कार्ट्रिज एंड सेकेंड रीजन वाज द मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट। आपके जो आटा होता है उसके अंदर आपने हड्डियों का जो पूरा का पूरा पाउडर मिक्स किया है, उसको लेके भी थोड़ा बहुत हमारे जो सोल्जर्स थे उनको हेजिटेशन हुआ था। लेटर ऑन दे रिवॉल्टेड। ओके, एनफील्ड राइफल देखा था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन फ्रॉम किंग्स, क्वींस, जमींदार, पीजेंट्स, क्लेरिक्स, जितने भी कम्युनिटी थी, एरिया ऑफ रिवॉल्ट, वो भी हमने जाना। इसके साथ साथ हमने इसके रीजन्स भी देखे, पॉलिटिकल रीजन्स थे, इकोनॉमिक रीजन्स थे। इमीडिएट रीजन के अंदर आपको ग्रीस कार्ट्रिज समझ में आ रहा था। इसके साथ साथ मिलिट्री रीजन्स भी क्या क्या थे। पॉलिटिकल रीजन्स के अंदर खास करके आपका सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफेक्टिव कंट्रोल की पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और हमारे जो नेटिव स्टेट्स है उनका एग्जिस्टेंस हो जाना, पूरी तरह से उनका खत्म हो जाना। और इसके कारण ही इन लोग ने विद्रोह कर दिया जब सोल्जर्स ने यहाँ पे बागडोर संभाली। इकोनॉमिक रीजन्स के अंदर भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जानने को मिलता है, क्योंकि पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। वही लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ने हमारे जमींदार को खत्म कर दिया, तो जमींदार भी कूद पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जहाँ पे हमारे जो वर्कर कम्युनिटी थी उनका शोषण हो रहा था, तो उन्होंने भी कूद दिया कि भाई हम लोग भी विद्रोह करेंगे। फाइनली यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे सोल्जर्स के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, पैसे नहीं दिए जाते थे, काम बहुत कराया जाता था, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया इसको लेके। ओके, फाइनली हम लोग सोशल आपके रीजन से उसको भी जानने की कोशिश किया लास्ट क्लासेस के अंदर,
कि इंग्लिश हम लोग के साथ रेशियलिज्म, नस्लवाद की भावना के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज का ज्यादा फैलाव भारत के अंदर होना, और जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ थी, जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, उसको भी तोड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, और ये भी एक रिवॉल्ट का कारण बन जाता है। मिलिट्री कॉजेज, फार्मर्स मैंने बताया, एसेंशियली जो आपके जो सोल्जर्स थे, दे वर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, और वो जब घर पे आता था अपनी लड़ाई करने के बाद, युद्ध करने के बाद, तो ही कुड सी द कंडीशन ऑफ हिज ओन ब्रदर्स हु वर फार्मिंग। ओके, तो उसके कारण उसको एम्फेथाइज होता था, और जब ये सब चीजें इकट्ठी होती है तो मिलिट्री जो हमारे लोग थे, जो सेना के लोग थे उस टाइम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। साथों साथ साइकोलॉजिकल आपको रिपरक्यूशंस भी देखने को मिलेंगे कि अंग्रेजों को 3-4 जगह के ऊपर सेटबैक लगा था, और ये सोल्जर्स जानते थे, एंड दे थॉट कि यहाँ पे उनको सेटबैक लगा है तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी कुछ ना कुछ हो पाएगा। ओके, नेचर ऑफ द रिवॉल्ट भी हमने जाना था कि जनरली सबके हिसाब से अपने अलग अलग ओपिनियन आते रहते हैं। इंग्लिश हिस्टोरियंस कुछ और कहेंगे, इंडियन हिस्टोरियंस भी कुछ और कहेंगे। कोई बोलता है इट वाज नेशनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कोई बोलता है इट वाज नेदर नेशनल नॉर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी ने बोला है कि इट स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन के ऊपर यूपीएससी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने की उसको आदत है, तो माइंड वेल ये सब स्टेटमेंट्स थोड़े बहुत देखते रहिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रिवॉल्ट सितंबर 1858 तक आते आते उसको खत्म कर दिया जाता है। व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट? इनको सपोर्ट नहीं मिलता, टेरिटोरियल बेस बहुत लिमिटेड होता है, इनके रिसोर्सेज से वो भी बहुत लिमिटेड होता है, और इसी के कारण ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट जो चालू हुआ था अच्छी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। ओके, इसके साथ हमने ये भी देखा कि कौन कौन लीडर्स थे। यहाँ पे आपकी रानी की झांसी हुआ करती थी, लक्ष्मीबाई, वहाँ कानपुर के अंदर नाना साहेब, बिहार के अंदर आपके जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, ऑल दिस पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड फ्रॉम लार्ज स्केल इलीट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके आउटकम भी देखने की कोशिश की कि आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पास होता है, अब की बार नो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, अब की बार क्वीन की सरकार आ जाती है। यहाँ पे आपका जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको खत्म करके यहाँ पे वाइसरॉय की पोस्ट को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ओके, सो एसेंशियली हमने इंडियन रिस्पॉन्स अभी तक देखा है। इंडियन रिस्पॉन्स का जो ट्रेडिशनल भाग था वो खत्म हुआ। आज से हम लोग जो शुरू करेंगे वही इंडियन रिस्पॉन्स का जो मॉडर्न एस्पेक्ट है, जो मॉडर्निटी से रिलेटेड है, जो मॉडर्निटी एज ए थॉट के साथ रिलेटेड है, उसके साथ हम लोग उसको थोड़ा कंटिन्यू कराएंगे। ओके, सो फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने जैसे ही आपको बताया कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है आजादी की, जो लड़ाई होती है, उसे हम लोग देखते हैं जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। वही नेशनलिज्म है जो आजकल भी बहुत, उसकी गंगा जमुना बहुत तेज से बह रही है, एंड विल ट्राई टू सी कि 1850s में, 1870s में, 1880s, 1890s में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम नेशनलिज्म के कारण ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटी भारत के अंदर शुरू हुई, और ये जब नेशनलिज्म की भावना ज्यादा बढ़ गई तो कुछ लोगों को लगा कि हमको राजकीय संगठन बनाने चाहिए, तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल एसोसिएशन वो बनाने शुरू करते हैं, एंड फाइनली वहां से ही थोड़े बहुत पॉलिटिकल एसोसिएशन इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक नई बॉडी बनाएंगे जिसका नाम है कांग्रेस। ओके, सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और ये नेशनलिज्म तो दिन बर दिन तेज हो रहा था। 1850s के अंदर, 1870s के अंदर आप नेशनलिज्म नाम की चीज नहीं देखने को मिलेगी। 1880s के आसपास आते आते नेशनलिज्म और थोड़ा तेज हुआ। 1905 के आसपास आते आते वो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी और पकड़ मजबूत हो गई। 1915 के बाद जब गांधी यहाँ पे आते हैं तो गांधी यही राष्ट्रवाद की भावना को है उसे और मजबूत तरह से आगे लेके जाएंगे। ओके, सो एसेंशियली हम लोग नेशनलिज्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नेशन, पहला। सेकेंडली व्हाट इज अ स्टेट, ये राष्ट्र क्या है। दूसरा क्या है, ये राज्य क्या है। तीसरी इसकी मीनिंग आती है व्हाट इज अ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य जो हम लोग पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, और इसके साथ साथ व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। ओके, तो ये तो बहुत ही पेचीदा मुद्दा है राष्ट्रवाद को डिफाइन करना, पर हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नेशनलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से, ना कि आज का जो मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी नेशनलिज्म की डेफिनेशन दी जाती है अलग अलग सोर्सेज के द्वारा, उसके ऊपर ज्यादा ना फोकस करते हुए। स्टेट को जनरली बोला जाता है कि इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है कि इटालियन जो आपके स्टेट्समैन हुआ करते थे मकाईवेली गिव दिस डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, और ये स्टेट में ये चार चीजें बोलते हैं मेन चीज, कि अगर आपको कोई भी राज्य की डेफिनेशन देनी हो पॉलिटिकल सेंस के ऊपर, पॉलिटिकल थियोरी के सेंस के ऊपर,
तो उसके 4 एस्पेक्ट बहुत जरूरी। एक तो है वी द पीपल, लोग, क्रांतिकारी सबसे तो। सेकेंडली द टेरिटरी इन विच दे लिव ऑन, कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी सीमा जहाँ पे ये लोग सब रहेंगे। यहाँ इंडिया है, वहाँ पाकिस्तान है, आपके दोनों ही स्टेट है। एक को फेल स्टेट भी बोला जाता है बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा। तीसरा एक तो है गवर्नमेंट टू रूल एंड द रेगुलेट द लाइव्स ऑफ द पीपल। यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा, वो सिस्टम नहीं होगा तो भी उसे स्टेट नहीं बोला जाता। एंड फाइनली सोवरेनिटी। ओके, सनी देओल आपको पता ही होगा, गदर पिक्चर के अंदर थोड़ा ये बॉर्डर पिक्चर के अंदर यूं कर देते हैं। इसका कारण यही था क्योंकि इंडिया की सोवरेनिटी वायलेट हो रही थी। अब आप देखिए कि पहले के टाइम के अंदर भी स्टेट की जो डेफिनेशन देखोगे तो जितने भी आपके राजाशाही वाले, जितने भी निरंकुश राजतंत्र, मोनार्कियल स्टेट्स हुआ करते थे, उनके अंदर भी लोग तो रहते ही थे। वहां पे भी राजा की तलवार रहती थी, इसके साथ साथ राजा की सरकार भी हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट ये था कि सोवरेनिटी was defined by the king and not the people. In modern day states, the sovereignty is decided by whom? We the people of India. जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। पहले के टाइम के अंदर जो आपकी सोवरेनिटी डिफाइन करने वाली जो फोर्स थी, वो राजा की तलवार हुआ करती थी। The sword of the king used to create the boundaries and decide the will of the people. एंड एसेंशियली जो ही राजा करता था वही प्रजा को करना पड़ता था। बट यहाँ पे आप देखोगे मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन के अंदर द सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। तो ये एक आपका फंडामेंटल डिफरेंस स्टेट के हिसाब से होता रहता है। सेकेंडली हम लोग नेशन और स्टेट के बीच में हम लोग बात करते हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। व्हाट इज ए नेशन, व्हाट इज नेशनलिटी, वो भी जानना जरूरी है। नेशनलिटी ये जो टर्म है, ये लैटिन टर्म है जिसे कहा जाता है नेटस, जिसका मतलब है रीबॉर्न। ओके, वहां से डिराइव हुआ था पूरा का पूरा। अभी इसका अगर डेफिनेशन देखोगे कि इट बिलोंग्स टू सेम, इट मींस दैट द पीपल बिलोंगिंग टू सेम रेशियल स्टॉक और बीइंग रिलेटेड बाय बर्थ और हैविंग ब्लड रिलेशनशिप। अगर आप आज की तारीख में ये डेफिनेशन देखोगे तो आपको सही लगती है? सेम रेशियल स्टॉक, हैविंग बर्थ रिलेशन और ब्लड रिलेशन, डू यू फील दिस इज राइट? द डेफिनेशन, द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशनलिटी जो हम बात करते रहते हैं, वो इंडिया के एग्जाम्पल से देखोगे तो आपको कहीं सेम नहीं दिखेगा। बट ये मैंने बताया कि ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, और यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट्स बने, जो राष्ट्र राज्य बने, उनके उधर आपको थोड़ी बहुत यहाँ सिमिलैरिटी दिख जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्लाव पीपल केम टुगेदर, उन्होंने ये चेकोस्लोवाकिया, स्लोवानिया, जितने भी स्लाव जाति के लोग थे, स्लाव एथनिसिटी के लोग थे, सो दे वर हैविंग द सेम रेशियल स्टॉक, उनकी एथनिसिटी सेम हुआ करती थी। ओके, बट इज इट राइट टू डिफाइन लाइक दिस? डेफिनेटली लो। विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पर्सपेक्टिव आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। एवरी नेशन हैज अ मिक्स ऑफ रेशियल पीपल अराउंड, अलग अलग दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं, एंड इट इज अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जो नेशन है, जो आपकी स्टेट अलग कर देता है, वो कल्चरल और साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है। जब आपकी फीलिंग आ जाती है ना कि हिंदी है मतलब हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलिस्तान हमारा, तो ये जो पूरी की पूरी फीलिंग है वो नेशनलिटी की आपको यहाँ से लेके आता रहता है। ओके, तो नेशन स्टेट नेशनलिटी क्या है जनरली आपको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए मैं करा रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं आपको ऐसे के अंदर आप डेफिनेटली ये पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। नेशनलिटी इज मोर ऑफ अ कल्चरल टर्म, psychological, generated in a group of people having geographical unity. Say for example India, who belongs to common race, common history, religion, customs, traditions, economic, common hopes and aspirations. Wherever you try to see a nation, यहाँ से जो उभर के आ रहा है, it is a people organized. यही के यही लोग सब एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर रहना शुरू कर देंगे तो उसको ही नेशन कहते हैं। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ सेंटिमेंट, आपको जो एक इमोशनल फीलिंग देते हैं। जैसे कल रात को हम लोग को वेस्ट इंडीज के सामने जब खेल रहे थे तो आ गई थी। ओके, तो जनरली है ना कि राष्ट्रवाद 3 जगह के ऊपर याद आता है। एक तो क्रिकेट की मैच के अंदर, खास करके पाकिस्तान के सामने हो तब, और एक 15 जनवरी और 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये 3-4 दिन तो खास है हम लोग के लिए राष्ट्रवाद जगाने के लिए। ओके, सो खास करके यहाँ पे यही है कि आपकी जो सेंटिमेंटल वैल्यूज है वो ज्यादा और आपकी बढ़ जाएगी, पर्टिकुलरली नेशन और नेशनलिज्म को लेके। ओके, तो जब हम लोग नेशनलिटी की बात करते हैं तो यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट्स बनने शुरू हुए, राष्ट्र राज्य बनने शुरू हुए, जो राज्य की डेफिनेशन और लोगों को साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रही थी, वहां पे बोला गया कि दे वर हैविंग कॉमन रेस और एथनिसिटी। से फॉर एग्जांपल, और द जर्मन पीपल केम टुगेदर, और उन्होंने जर्मनी बनाया। रशिया यूज्ड टू बी द लीडर, और सबके सब इकट्ठे हो गए। यहाँ पे बोला गया कि यू विल हैव द कॉमन लैंग्वेज। से फॉर एग्जांपल द फ्रेंच पीपल केम टुगेदर, द टस्कन्स केम टुगेदर, उन्होंने इटली बना दिया। यहाँ इंडिया के अंदर तो ये चीज पता ही होगा, ठीक है। तो इतनी हम लोग 2200 ऑफिशियल एड शेड्यूल के अंदर है, और करीबन 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, छोटी छोटी मिला के अगर उसको लिस्ट कर दो तो। ओके,
तो कॉमन लैंग्वेज का एक बेस बनता है आपके राष्ट्र बनने के लिए। सेकेंडली कॉमन रिलीजन। ओके, तो हम लोग के लिए यहाँ पे रिलीजन का जो बेस था, जैसे यूरोप के अंदर प्रोटेस्टेंट और कैथलिक हुआ करते थे, तो उस तरह से यहाँ पे भी आपको एक रिलीजन का बेस देखने को मिलता रहेगा होपफुली। सेकेंडली एक इंडिया की जब बात होती है तो इंडिया perspective से जो आपके ऊपर के तीनों एस्पेक्ट थे, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन रिलीजन, वो कभी नहीं बने। बट इंडिया हैड अ कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, इंडिया हैड कॉमन पॉलिटिकल एस्पायरेशंस। 2014 की इलेक्शंस के पहले सबको पीएम बनने के सपने आ रहे थे। सो एसेंशियली यही था कि एक कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था जहां साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन लीडर he used to or she used to aspire to become the prime minister of this country. Economic factor was also important for the binding of the Indian people. यहाँ पे एक इकोनॉमी ऐसी हो गई थी जहाँ इतना लिंकेजेस हो गया, इसके कारण भी हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं और साथों साथ हमारी एक कॉमन ज्योग्राफी भी थी। सो व्हेनेवर someone says that एक मैंने बताया ना कि स्ट्रेची नाम के हिस्टोरियन थे, जब रामचंद्र गुहा के अंदर लिखते हैं कि स्ट्रेची says कि इंडिया एज अ नेशन इज जोक ऑफ द सेंचुरी because the nations in Europe performed on these points: race, language, religion, ethnicity, but we were not having it. तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन रिलीजन नहीं था, बट वी वर हैविंग दिस 3-4 कॉमन फैक्टर्स। और ज्योग्राफी बहुत ही मैटर कर रही थी, कॉमन हिस्ट्री थी, कॉमन ज्योग्राफी थी, इसके कारण ही हम लोग इकट्ठे हुए। है ना कि इटली को बोला जाता है कि द एरिया फ्रॉम ऑल्प्स टू मेडिटेरेनियन, ऑल्प्स की पहाड़ियों से लेके आपका मेडिटेरेनियन समुद्र आता है, वही ज्योग्राफिकल विस्तार को इटली बोला जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे इंडिया के लिए भी ये बोला गया कि भाई इंडस नदी के इस साइड वाला पोर्शन और हिमालय से लेके नीचे जो समुद्र आता रहता है वही भारत, वही जो हिस्सा है उसे आप इंडिया कहोगे, ठीक है। तो एसेंशियली इसी तरह से पूरी की पूरी डेवलपमेंट आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के साथ नेशनलिटी की जुड़ी है। ओके, तो ये थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू दे रहा था नेशनलिटी का और किस तरह से उसका पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, नेशन को, नेशन स्टेट को, इस तरह से अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है।